बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता ऐसे है कि F-22 को रिटायर करने से पहले अमेरिकन एयरफोर्स ने इसके लिए एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर ली है। F-22 एक ऐसा जहाज़ है जिसने आज तक कॉम्बैट नहीं देखी। दुनिया का शायद सबसे महंगा प्रोग्राम था जिसके अंदर दो एयरक्राफ्ट कम्पीट कर रहे थे, YF-22 और YF-23, और इस प्रोग्राम के अंदर से निकल के ये हमारे पास F-22 जहाज़ आता है। लेकिन इतना महंगा जहाज़ होने के बावजूद इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इंतहाई ज़्यादा है। इसका जो मेंटेनेंस का टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। तो हर लिहाज से इतना ज़्यादा महंगा जहाज़ और इतना एडवांस जहाज़ होने के बावजूद अमेरिकन एयरफोर्स के पास कोई ऐसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है जिसके ऊपर इस F-22 को भेजा जा सके। लेकिन अब अमेरिकन एयरफोर्स ने F-22 के लिए एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट निकाल ली है और इसको उन्होंने अब यूरोप भेज दिया। यूरोप में उन्होंने कहाँ पे भेजा है? बेसिकली अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने एक F-22 के स्क्वाड्रन को बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन के ऊपर भेजा है। ये बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन जो है ये नेटो कमांड के अंडर काम करता है और इस वक्त F-22 के साथ साथ इस मिशन के अंदर रॉयल एयरफोर्स यानी कि यूके की एयरफोर्स का यूरोफाइटर जहाज़ भी मौजूद है। यूरोफाइटर जहाज़ तो इस बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन के ऊपर पहले से जो है वो काम कर रहा है और रॉयल एयरफोर्स ने अपने यूरोफाइटर टाइफून को दूसरी दफ़ा इस एयर पुलिसिंग मिशन के ऊपर भेजा है बाल्टिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स में आपको पता है कि 3 स्टेट्स जो हैं वो शामिल हैं। पहले ये वार्सो पैक्ट की स्टेट्स हुआ करती थी, लेकिन जब ये आज़ाद हुई तो उसके बाद इन्होंने नेटो इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया। इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर ये तीनों स्टेट्स जो हैं ये वाक़ हैं, सारा बाल्टिक सी जो है, और इसी वजह से अमेरिका इन तीनों स्टेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है और इन तीनों स्टेट्स को नेटो इत्तेहाद के अंदर शामिल करने का मकसद भी यही था कि यहाँ पर अमेरिका अपनी फ़ौजें पहुँचाए और अपनी फ़ौजें पहुँचाने के बाद इस एरिए से रशिया के ऊपर नज़र रखी जाए और ख़ास तौर पर रशियन नेवी के ऊपर, क्योंकि ये जो एरिया सारा ये बाल्टिक सी के साथ मिलता है और यहाँ से रशियन नेवी का जो नॉर्दर्न फ्लीट है वो ऑपरेट करता है। तो एनीवे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इंपॉर्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये एरिया जो है ये नेटो फोर्सेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रशियन फोर्सेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अमेरिकन ने अपना ये F-22 जहाज़ भेजा है, यूनाइटेड किंगडम ने अपना यूरोफाइटर जहाज़ भेजा है। इन दोनों जहाज़ों की प्रेजेंस से भी आप इस एरिया की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये दोनों जहाज़ इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स की एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो है ये एस्टोनिया की स्काइज के अंदर की गई हैं 8 मई से लेकर 12 मई तक, और इसमें यूनाइटेड किंगडम के यूरोफाइटर और अमेरिका की तरफ से F-22 जहाज़ों ने हिस्सा लिया है। और इस एक्सरसाइज का मकसद अपनी एयर पावर को क्रिएट करते वक्त अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। यानी कि जब आप अपनी एयर पावर किसी एक एरिया के अंदर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको जो अवेलेबिलिटी ऑफ अपने रिसोर्सेज है उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है, और थोड़े से वक्त के अंदर जब आपका एडवर्सरी आपको आंखें दिखा रहा है उस वक्त आपने एक फाल और रिएक्टिव ऑपरेशनल स्कीम जो है वो तरतीब देनी है ताकि आप अपने एडवर्सरी को जो है वो अच्छे तरीके से और विद इन टाइम जो है वो काउंटर कर सकें। अच्छा, अब F-22 के हवाले से जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसा जहाज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर करता है। F-22 की 1 घंटे की फ़्लाइट के लिए आपको कई घंटे का मेंटेनेंस टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। तो ऐसे जहाज़ को अगर आपने डिप्लॉय करना है किसी एरिया के अंदर तो उसके लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है कि F-22 जैसे जहाज़ को अगर हमने थिएटर के अंदर भेजना है तो उसके लिए F-22 का जो स्क्वाड्रन है वो कितनी जल्दी जो है वो अपने आप को रेडी हालत में लेके आ सकता है। इससे पहले इस एरिया के अंदर यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्टोनिया के अंदर ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं, वहाँ पे अमेरिकन एयरफोर्स के F-15E जहाज़ मौजूद थे। लेकिन फिर आपको पता है कि कुछ देर पहले अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो ब्लैक सी के अंदर क्रैश कर गया था। उसकी कुछ वीडियोस भी सामने आई थी जब एक Su-27 जहाज़ जो है वो उसके नज़दीक मैनूवर कर रहा था। उसने ऊपर फ्यूल डंपिंग भी की थी जिसकी वजह से ये रीपर ड्रोन जो है ये ब्लैक सी के अंदर जाके गिर गया था। तो उस वाक़े के बाद अमेरिका ने अपने F-15E जहाज़ों को बाल्टिक्स से जो है वो वापस बुला लिया और बाल्टिक्स के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने F-22 जहाज़ों को तैनात कर दिया। अब यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि बाल्टिक्स और ब्लैक सी के अंदर एक अच्छा खासा जो है वो फासला है, लेकिन फिर भी अमेरिकन ने ब्लैक सी के अंदर जहाँ पे उनकी ताकत इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है वहाँ पे रशियंस के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की बजाय बाल्टिक रीजन के अंदर रशिया के ऊपर प्रेशर बढ़ाना जो है वो बेहतर समझा। ये आपको पता है कि ये टैक्टिक्स होती हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं, आपका एडवर्सरी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलता है। अगर ब्लैक सी के अंदर रशिया की स्ट्रेंथ ज़्यादा है
और अमेरिकन जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अमेरिकन ये देखेंगे कि किस एरिया के अंदर हम अपना एक बेहतर वेपन जो है वो लेके जा सकते हैं और रशियन फोर्सेस को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। और यही काम जो है वो अमेरिकन ने किया कि उन्होंने ब्लैक सी के इस वाक़े के बाद जब उनका एक रीपर ड्रोन क्रैश कर गया था, उन्होंने बाल्टिक रीजन के अंदर अपने F-15 जहाज़ों को वापस बुलाया और वहाँ पे अपने F-22 जहाज़ों को तैनात कर दिया। इस मूव से डेफिनेटली रशियंस जो है वो डिस्टर्ब हुए होंगे और उनको भी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करनी पड़ी होगी। तो इस तरह की कुछ ऑपरेशनल चेंजेस करके भी आप अपने एडवर्सरी को जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं और यही काम अमेरिकन ने किया है। क्योंकि देखें इस वक्त अमेरिकन या आप कह लें कि नेटो के पास जो हैवीवेट फाइटर क्लास के जो जेट्स हैं ना वो सिर्फ दो हैं, F-22 और F-15। F-22 ज़्यादा एडवांस है, बाकी ये जो यूरो फाइटर वगैरह हो गए इनके जो रेडार्स हैं, इनके जो सेंसर्स हैं वो F-22 जितने बड़े नहीं हैं, F-15 जितने जो हैं वो बड़े नहीं हैं। और यूरो फाइटर के बारे में तो आपको पता है कि इसके अंदर आज भी एक मैकेनिकली स्कैंड अरे रेडार लगा हुआ है जो कि अब आप कह सकते हैं कि आउटडेटेड हो चुका हुआ है। दुनिया के ऑलमोस्ट तमाम जहाज़ जो हैं वो ईसा रेडार्स के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अमेरिकन ने भी अपने पुराने F-15 जो इस वक्त बाल्टिक्स के अंदर मौजूद थे उनको हटा लिया और उनकी जगह पे अपने F-22 जहाज़ वहाँ पे ले आया, क्योंकि अमेरिकन को आइडिया था कि इस वक्त F-15 के साथ वहाँ पे रॉयल एयरफोर्स के यूरो फाइटर्स मौजूद हैं और दोनों जहाज़ उस तरह से रशियंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते जिस तरह से अगर वहाँ पे हम अपने F-22 जहाज़ भेज दें तो तब रशियंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। और वही हुआ कि F-22 के जाने से बाल्टिक रीजन के अंदर नेटो की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और समर के सीज़न में ये F-22 जहाज़ जो है वो बाल्टिक रीजन के अंदर रहेंगे और वहाँ पर रशिया के ऊपर अपना प्रेशर जो है वो कायम रखेंगे। अमेरिकन के पास ठीक है F-35 जहाज़ भी मौजूद हैं, लेकिन यूरोप का थिएटर इतना बड़ा है कि वहाँ पे आप जितने भी 5th जनरेशन के जहाज़ ले जाएं कोई ना कोई जगह जो है वो खाली रहेगी और उसको फिल करने के लिए आपको मज़ीद जहाज़ रिक्वायर होंगे। तो देखें क्या अब इस रीजन के अंदर F-22 और Su-57 का आपस में कोई आमना सामना होता है, क्योंकि ये जो F-22 की डिप्लॉयमेंट आई है ये इतनी जल्दी तो यहाँ से जाने वाली नहीं है, कुछ देर तो ये यहाँ पे रहेंगे और Su-57 जहाज़ जो है उनको रशिया अब अच्छे तरीके से यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। आप कह सकते हैं कि Su-57 जहाज़ जो है वो कॉम्बैट के अंदर जो है वो टेस्ट हो चुका हुआ है, जबकि F-22 जो है वो तो कॉम्बैट के अंदर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ हुआ। तो ये समर जो है हो सकता है आपको इस किस्म की कोई खबर देखने को मिले कि जिसमें F-22 और Su-57 जहाज़ों का सामना हुआ है। तो देखें आने वाले दिनों में किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।